नमस्कार मित्रों, मैं ठाकुर सिंह श्री स्वामीनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय दानवा आबू रोड से भूगोल विषय का अध्यापक। आज आप सभी के सामने मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा मेरे समस्त विद्यार्थियों से। देखिए, इस समय आप और हम सभी इस वक्त अपने घर में उपस्थित हैं, जो लॉकडाउन की स्थिति में है। संपूर्ण विश्व वर्तमान समय में लॉकडाउन में है। इस समय हम सब एक वैश्विक महामारी, कोरोना नामक महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, और इस महामारी से लड़ने के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। और हमारे जो पुलिसकर्मी है और इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, वो सभी लोग अपना अमूल्य योगदान इस वक्त दे रहे हैं। और हम भी इस वक्त अपने अपने घरों में हैं और इस लॉकडाउन में अपनी स्वयं की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए मित्रों, मैं आज आपसे कुछ और बातें करना चाहूँगा। जैसे इस लॉकडाउन में शायद सभी की, जैसे हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सबकी पढ़ाई भी बाधित हो रही होगी। तो इससे पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए हमारी भारत सरकार ने क्या किया है। हमारी भारत सरकार ने MHRD मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक स्माइल प्रोजेक्ट करके कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कि समस्त विद्यालय अपने अपने योग्यता अनुसार या अपने अपने तकनीकी ज्ञान के अनुसार उन समस्त विद्यार्थियों जो वर्तमान में अपने अपने घरों में हैं, उन तक अपनी शैक्षिक सुविधाएं पहुंचाए। शैक्षणिक सुविधाओं के अंतर्गत क्या क्या हम और बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, वो हम उनको उपलब्ध करवाएं। और इसी प्रोजेक्ट के तहत हमारा विद्यालय श्री स्वामीनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय, वो भी इसी प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है। पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार इसमें अपना कार्य कर रहा है। आपने भी अपना अपना इसमें अमूल्य योगदान दिया होगा। जैसे कि आपको भी पता है कि जब हमारा पहला सप्ताह चल रहा था, उस सप्ताह में भी वीकली टेस्ट लिए गए थे सभी विषय अध्यापकों ने, और इसके अलावा समस्त विद्यार्थियों द्वारा भी इसमें अपना बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था। फिर दूसरे सप्ताह में भी टेस्ट लिया गया था, जिसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए थे और उस पर भी चर्चा की गई थी। और अब हम एक थर्ड स्टेज पे आ रहे हैं, तीसरे वीक में, जिसमें हम ये मान रहे हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो, और हमारे राजस्थान सरकार ने भी निदेशालय बीकानेर द्वारा भी आदेश दिया गया है कि कक्षाओं को क्रमोन्नत किया जाए। जैसे कि हमने पहले 2 सप्ताहों के अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए टेस्ट वगैरह करवाए थे, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि वर्तमान समय में वैसे भी कक्षा को क्रमोन्नत किया गया है, तो कक्षा 12वीं के लिए भी वर्तमान समय में कुछ ना कुछ किया जाए। वैसे भी आप क्रमोन्नत होकर अब 12th क्लास में आ ही चुके हैं, तो हमें भी इस कक्षा के लिए कुछ ना कुछ अब वर्तमान में करना चाहिए। और क्रमोन्नत हुए जो जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको भी अग्रिम बधाइयाँ। और देखो, कक्षा 11वीं से 12वीं में आने वाले समस्त विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत बहुत से विद्यार्थियों ने ये ठान रखा होगा कि इस बार मुझे किसी भी हाल में इस कक्षा में प्रथम आना है, अपनी रैंक बनानी है, इतने प्रतिशत बनाने। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कक्षा 11वीं में जिन्होंने केवल यही बनाया होगा कि बस जैसे तैसे करके पास हो जाए। लेकिन इस महामारी के चलते उन विद्यार्थियों का, मेरा मानना ऐसा है कि उन विद्यार्थियों का नुकसान हुआ जो
मेहनत कर रहे थे और जिनको लग रहा था कि मुझे वाकई में कुछ बताना था, प्रतिशत बनाने थे और कक्षा में रैंक हासिल करनी थी। और जिन विद्यार्थियों को लग रहा था कि बस मुझे तो केवल पास होना है, और तो वो इस महामारी के चक्कर में वर्तमान में दोनों बराबर बराबर हो गए। यानी कक्षा 11 से 12वीं में आने वाले जितने भी थे, टॉप रैंकर थे और जो लोअर थे, वो दोनों बराबर हो गए। लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा एज ए आपके साथ में मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि अब आप वर्तमान में कक्षा 12वीं में आ चुके हैं, अब आपको ना तो आगे कोई कोरोना बचाएगा, ना आगे कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। अब आपके मतलब आपने अगर कक्षा 11वीं के अंदर जो आपने टारगेट लिया था कि मुझे तो इतने प्रतिशत बनाने हैं, चलो वो नहीं हो पाया, लेकिन अब आपको कक्षा 12वीं में तो करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, एनी हाउ, जैसे आप चाहते हो उस हिसाब से। क्योंकि आपको इस बार तो हो सकता है इस महामारी के चक्कर में आपको फ़ायदा मिल गया हो, लेकिन आगे भविष्य में ऐसी घटना कभी घटित नहीं होगी। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको कक्षा 12 में पूरा अपना संपूर्ण ध्यान इसी के अंतर्गत लगाना है। जितना हो सके तन मन से अपना इसी के अंदर अपना योगदान देना है। और जो स्माइल प्रोजेक्ट चल रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, नई दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा, और राजस्थान सरकार भी इसको फॉलो कर रही है, और राजस्थान सरकार के समस्त 33 के 33 जिले भी इसको फॉलो कर रहे हैं। और हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हम भी इसे फॉलो करें। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3rd वीक के अंतर्गत हमारा यही काम है कि कक्षा 12 में जिस भी प्रत्येक विषय अध्यापक, जैसे मेरा काम है भूगोल विषय के अंतर्गत मुझे इस विषय के अंतर्गत पढ़ाना है, तो मैं आज आपको कक्षा 12 के अंदर भूगोल विषय में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी हो सकती है, खास करके हम रणनीति के साथ में अगर पढ़ेंगे तो और भी सही रहेगा हमारे लिए। और आगे आने वाले समय में जितना हो सकेगा हम उतना ज़्यादा स्कोर इस विषय में अचीव कर पाएंगे। बहुत से विषयों के बहुत से विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि भूगोल में नंबर बनाना आसान है, ये है वो है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने तन मन से अगर किसी भी विषय में ध्यान दिया है, तो आप चाहे कैसा भी विषय क्यों ना हो, उसमें आप जितना चाहोगे उससे ज़्यादा ही अचीव करोगे। लेकिन आपने उसमें ध्यान दिया ही नहीं है और आप बस ऐसी मनगढ़ंत बातें बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आप इतना सक्सेस हो पाओगे। अगर आपने इस विषय में ध्यान दिया है तो आपको जितना चाहोगे उतना मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस विषय को हल्के में लिया है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो प्रैक्टिकल के नंबर है, ये है वो है, तो आपको तो प्रैक्टिकल में तो फेल होना ही है, साथ साथ में इस विषय में भी फेल हो सकते हो। मैंने बहुत से विद्यार्थियों को ऐसे देखा भी है जो बस इसी उम्मीद में लगाए हुए बैठे रहते हैं कि हाँ यहाँ पे तो प्रैक्टिकल के नंबर है और आगे से नंबर इंटरनल के मिल जाएंगे और पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस विषय को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्या है इसकी महत्वता, ये सारी चीज़ों को समझते हुए फिर आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। तो आज हम कक्षा 12 को ध्यान में रखते हुए ही इस विषय के ऊपर थोड़ा सा अपना विचार रखेंगे, और आप भी इस विषय को थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस प्रकार से हम अब आगे कक्षा 12 के अंदर हमें चलना है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इस विषय के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कक्षा 12 में भूगोल के अंतर्गत हमें महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस विषय में सबसे पहला काम है कि आपको पता है कि आपका वार्षिक परीक्षा जो लगभग मार्च अप्रैल में होंगे, मार्च में होने की संभावना है 2021 में, 2021 के अंतर्गत। वो तो भी बहुत टाइम है उसके लिए तो, लेकिन आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। देखो, भूगोल विषय में अगर आप किताब को पढ़ोगे, जैसे बताया गया, तो किताब 56 नंबर की है, जो आपके पाठ्य पुस्तक जो चलेगी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा, जयपुर के द्वारा जो चल रही है, अगर आप उसको ध्यान रखोगे तो कितने नंबर की है वो 56 नंबर की है। इसके अलावा 30 नंबर आपके हैं प्रायोगिक के, प्रैक्टिकल के जिसे हम कहेंगे, और इसके अलावा
इसके अलावा एक और रह गया 14 नंबर के इंटरनल। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दूसरे विषयों में 20 में से नंबर जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको 14 नंबर का ही इंटरनल आपके होगा, तो ये आपके कुल हो गए 100 नंबर। इस प्रकार से आपका भूगोल विषय बनता है। हमारे पास में जो पाठ्य पुस्तक दे रखी है उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, उसके अंदर खंड अ दे रखा है। जिस प्रकार से आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था खंड अ और खंड ब, सेम एज इट इज़ उसी प्रकार से इसके अंदर भी दे रखा है। तो आपको भी इसके अंदर यही सारी चीज़ें पढ़नी है। क्या करना है हमें आज? देखो, आज विद्यार्थियों मैं केवल और केवल भूगोल विषय के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और जहाँ तक हो सके तो पहला चैप्टर भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान से बस सुनना है, और मैं इसके फ़ोटो वगैरह होंगे जो भी वो आपको भेज दूंगा, और जितना हो सके आप बस इस वीडियो को देखें और इसको सुने, बार बार सुने। महत्वपूर्ण जितने भी हो सके जो नोट्स हैं उसको बनाना भी उनको भी तैयार करें बनाते हुए। और जब आपकी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि विद्यालय जो आपका जब स्टार्ट हो जाएगा, तब तक हो सकता है हम बहुत से जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। हालांकि हम उनको दोबारा भी रिपीट करेंगे, लेकिन तब आपके लिए वो आसान हो जाएंगे। उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ ये हम कोई नई चीज़ पढ़ रहे, पहली बार पढ़ रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा आसान रह जाएगा। बस यही हमें इसके ऊपर फोकस करना है। तो आज हम पहला चैप्टर जो है भूगोल का कक्षा 12वीं के अंतर्गत की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कक्षा 12 में पहला जो चैप्टर दे रखा है उसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। दोबारा एक बार देख लो कि जो कक्षा 12 के अंतर्गत एक अपनी जो पाठ्य पुस्तक दे रखी है वो 56 नंबर की है, खंड अ और खंड ब के हिसाब से हम देखेंगे तो। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आज हम खंड अ का ही पहला एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, और महत्वपूर्ण जो भी बातें उसके अंतर्गत की वो हम इस चैप्टर के अंतर्गत से निकालेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहला चैप्टर क्या दे रखा है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। पहले चैप्टर आपको शायद ध्यान होगा, तो उस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति के विषय क्षेत्र। देखो, पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये चैप्टर दे रखा है। सबसे पहले तो हमें बात करनी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ आप भूगोल के विद्यार्थी, कक्षा 11 में हमने बहुत चर्चा की थी। हाँ, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा कि उस टाइम पे जो भूगोल की किताब जो चल रही थी वो भी उसका नाम केवल भूगोल ही था। कक्षा 12 में भी जो किताब चल रही है उसमें भी भूगोल ही है, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है भौतिक से हम मानव में आ गए। जो कक्षा 11 में जो अपनी किताब चल रही थी वो केवल और केवल भौतिक से संबंधित थी, यानी फिजिकल से। जैसे ज्वालामुखी की घटनाएं हो गई, भूकंप की घटना होगी, प्लेट विवर्तने की घटना होगी, सारी चीज़ें जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यानी क्या भूकंप में मानव का कोई योगदान है? क्या मानव के द्वारा होता है? नहीं, वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ज्वालामुखी की घटना हो रही है, ये समस्त घटनाएं जो घटित हो रही थी, जो जिसमें मानव का कहीं ना कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो सारी घटनाएं भौतिक के अंतर्गत आती थी। और ये हमने सारी कहाँ पढ़ी थी? कक्षा 11 में। इस बार क्या है, इस बार हमें ये चीज़ें पढ़नी है, पढ़ना तो भूगोल ही है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिसमें कहीं ना कहीं मानव का योगदान हो, मानव का हस्तक्षेप हो, यानी एक दूसरे के पूरक हो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो। किस प्रकार से पूरक हो? जिस प्रकार से हम बात करें कि भूगोल में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, जैसे हम बात करें कृषि की होती है, तो कृषि कहाँ पे होती है? धरातल पर ही हो रही है। उसमें प्रकृति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या बिना मानव के वो कार्य कंप्लीट हो सकता है? क्या पूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे विषय। जनसंख्या हो गई, तो जनसंख्या के अंतर्गत भी हम क्या याद कर रहे हैं? जनसंख्या यानी किसी निश्चित स्थान पर
निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। तो निश्चित स्थान भी तो होना जरूरी है, निश्चित स्थान होना जरूरी है, निश्चित समय होना जरूरी है, साथ में लोगों का भी होना जरूरी है। ध्यान रखना, साथ में लोगों का भी होना जरूरी है, तभी वो कहलाएगा मानव भूगोल। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। हमने बात की थी पहले भूगोल के लिए कि भूगोल क्या चीज़ है, जियोग्राफी क्या है। हमने जब हम कक्षा 11 में थे, पूर्व की कक्षा में थे, तब हमने इसके ऊपर भी चर्चा की थी कि भूगोल क्या चीज़ है। भूगोल क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हमने बात की थी कि भूगोल को यूनानी भाषा में क्या कहा गया है, जियोग्राफो या जियोग्राफी, यानी GEO। इसके बारे में हमने बात की थी पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफी, ग्राफी को क्या कहेंगे हम, वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन। जियोग्राफी यानी संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना, संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना, यही है जियोग्राफी। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से, ग्राफिकली माध्यम से एक्सप्लेनेशन करना, ये भी है जियोग्राफी के अंतर्गत। लेकिन बिना मानव के इस बार इसका भूगोल विषय के अंतर्गत हम इसको संपूर्ण नहीं मान सकते, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कक्षा 12वीं के अंतर्गत हमें समस्त ऐसा एक भी चैप्टर नहीं आएगा जहाँ मानव का हस्तक्षेप नहीं हो, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कक्षा 12वीं के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, इस विषय के अंदर, इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दे रखी है, उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है, उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चा करनी है, क्या क्या चीज़ हो सकती है वो। हाँ, तो छात्रों, हम बात कर रहे थे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के अंतर्गत। जिस प्रकार से आपको पता है कि कक्षा 12 में जो हम पहला ही चैप्टर जो दे रखा है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में, इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी है उसके बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। मानव भूगोल, मैंने देखो आपको भूगोल के बारे में बता दिया कि भूगोल क्या चीज़ हो सकती है। भूगोल में समस्त स्थलाकृतियाँ, समस्त तत्व, भौतिक अभौतिक तत्व, जो भी चीज़ें हैं वो संपूर्ण रूप से, उसका संपूर्ण रूप का अध्ययन करना ही ग्राफिकली अध्ययन करो या कि किसी भी प्रकार से अध्ययन करो। पृथ्वी जो अंदर पृथ्वी के अंतर्गत ही होनी चाहिए, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, महासागरीय सिद्धांत, ये संपूर्ण चीज़ें, स्थल जल जो पृथ्वी के अंतर्गत आती है उसका वर्णन करना ही, उसका संपूर्ण वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाएगा। आपको पूर्व की कक्षा में भी मैंने बताया था कि ये भूगोल जो शब्द है या जियोग्राफी यूनानी भाषा में जो दे रखा है वो किसने लिखा है, सबसे पहले किसने इस शब्द को दिया, किसने था सबसे पहले। तो आपको भी मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको इरेटोस्थनीज महोदय, जो खुद भी यूनान के थे, इरेटोस्थनीज महोदय, मैं नाम एक बार फिर से लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है, इरेटोस्थनीज महोदय, जो यूनान के ही थे, इनके द्वारा ही दिया गया था जियोग्राफी शब्द या जियोग्राफो शब्द दे रखा था। अब हम आज के जो विषय है, आज का जो चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत दे रखी है। मैंने मानव भूगोल के अंतर्गत जो चीज़ है वो आपको मैंने समझाने का थोड़ा सा प्रयत्न किया, और थोड़ा सा और हम बात करेंगे। मानव भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, भूगोल चीज़ें ये सारी हो गई। मानव के अंदर क्या पढ़े, मानव भूगोल के अंदर क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पूर्व की कक्षा में भी मैंने बताया था कि भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। कितनी, दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, पहली शाखा है भौतिक, दूसरी शाखा है मानव, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। जब आप कक्षा 11 में थे तब हमने इसके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा की थी, लेकिन वर्तमान में हम कक्षा 12 में, तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी चैप्टर को आगे थोड़ा सा पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। तो मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, वे समस्त मानवीय तथ्य, ठीक है, मानवीय तथ्य
जो मानव और पर्यावरण के मध्य में संबंध स्थापित करता है। किस प्रकार से, आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि पर्यावरण के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, जहाँ पे मानव अपना हस्तक्षेप कर रहा है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में बताया था कृषि, ठीक है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उद्यान हो गया, फिर और भी अनेक प्रकार के जो व्यवसाय हो गए, ये सारी चीज़ें जो हो गई, यहाँ तक कि अपना परिवहन संचार है, व्यापार हो गया, ये सारे मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। भूगोल की जो दो महत्वपूर्ण शाखाएं थी, इसमें से जो एक मानव भूगोल जो वर्तमान में पढ़नी, ये एक शाखा हो गई। इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में, इसके अंदर हम पढ़ेंगे पशुपालन के बारे में, और क्या पढ़ सकते हैं हम, इसके अंतर्गत हम उद्योग पढ़ सकते हैं, फिर व्यवसाय, और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत, जनसंख्या के बारे में भी चर्चा हो सकती है इसमें। तो ये सारी चीज़ें और भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, तो हमें धीरे धीरे करके एक एक करके और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी मानव भूगोल के अंतर्गत। पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, तो पहले चैप्टर में आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में आपको क्या चीज़ विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो इस चैप्टर में आपको विशेष रूप से कुछ परिभाषाएं याद रखनी है। क्या चीज़ें याद रखनी है, कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं दे रखी है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। कुछ 2-3 हमारे भूगोलवेत्ता है जो पूर्व के इस विषय को जिन्होंने विकास दिया, इस विषय के अंदर अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हीं भूगोलवेत्ताओं के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है और उन्होंने क्या क्या इसके अंतर्गत दिया, अपना योगदान दिया है, उसी के बारे में थोड़ी सी हमें चर्चा करनी है। जैसे एक हमारे भूगोलवेत्ता है जो आधुनिक भूगोलवेत्ता कहलाते हैं, और आधुनिक भूगोलवेत्ता विषय प्रश्न भी है, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आधुनिक भूगोलवेत्ता का मैं एक नाम बताऊं जो जर्मन के हैं, ध्यान रखना, यूनान के नहीं है, जर्मन के। हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जितने भी प्राचीन भूगोलवेत्ता है वो सारे आपको यूनानी मिलेंगे, यूनान, ग्रीस के। और जो आधुनिक भूगोलवेत्ता आपको मिलेंगे, इसी चैप्टर के अंदर चर्चा भी होगी हमारी। आधुनिक भूगोलवेत्ता जितने भी है उसके अंतर्गत हम क्या कौन कौन से भूगोलवेत्ता है उनके बारे में हम देखेंगे। तो आपको एक नाम तो विशेष रूप से ध्यान में रखना है, वैसे 2 नाम हैं, एक नाम आपको ध्यान में रखना है फ्रेडरिक ब्रैडजेल, और एक और है हम्बोल्ट। लेकिन आपको परिभाषा किसकी याद रखनी है, आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है इसकी। क्यों, क्योंकि इस भूगोलवेत्ता को, किसको, फ्रेडरिक ब्रैडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता माना गया है। फ्रेडरिक ब्रैडजेल को, ये आपके प्रश्न भी आ सकता है, आपको इसका भी ध्यान में रखना है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता किस भूगोलवेत्ता को माना गया है। तो आपको इसका नाम ध्यान में रखना पड़ेगा, फ्रेडरिक ब्रैडजेल को। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो मानव भूगोल के संबंध में ही दे रखी है, क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत ही इन्होंने कार्य किया है और इसी में ही उन्होंने एक परिभाषा दी है, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। जैसे उनमें बताया गया था कि मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के मध्य में किस प्रकार का संबंध है, संश्लेषित संबंध है, संश्लेषित प्रकार का संबंध है। कैसे, मानव समाज और धरातल के बीच धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये किसकी परिभाषा है। मानव भूगोल में मानव समाज
1 नंबर, और धरातल 2 नंबर के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक परिभाषा तो ये हो गई। फिर इन्हीं के ही, ये तो गुरु है, ये गुरु है, तो इनके जो शिष्य है इनका नाम क्या है, उनका भी नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये कहाँ के, ये थे जर्मन के, ठीक है। और इनके जो शिष्य है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, वो अमेरिका के थे। कहाँ के, यूएसए या अमेरिका कह दो। उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, एल चर्चिल सैंपल। इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी, और आपके इस चैप्टर के अंतर्गत इन दोनों की परिभाषाएं दे रखी है, और वो ही आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे इनकी जो परिभाषाएं दे रखी है, वो परिभाषा कौन सी थी वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो क्या दे रखा था, एल चर्चिल सैंपल द्वारा, ध्यान रखना ये अमेरिका के हैं। इनके द्वारा भी मानव भूगोल के अंतर्गत एक परिभाषा दे रखी थी। जैसे इनमें कहा गया था कि मानव भूगोल के अंतर्गत चंचल मानव, किस प्रकार का, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। किस प्रकार का, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। ठीक है मित्रों। तो एक परिभाषा इनकी भी ध्यान में रखना, एक आपको इसकी ध्यान में रखनी है फ्रेडरिक ड्रेटजेल, एक आपको ध्यान में रखनी है सैंपल की। क्या कहा था एल चर्चिल सैंपल ने, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी। देखो पृथ्वी स्थायी नहीं है, वर्तमान में भी वो गतिशील है। आपकी घड़ी में समय चल रहा है, इसका मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी गतिशील है। चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किस प्रकार का, पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन दोनों की परिभाषा तो आपको किसी भी हाल में याद रखनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में वार्षिक परीक्षा बोर्ड में भी लगभग पिछले 2 साल से, हालांकि इस बार पेपर अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से परिभाषाओं पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत से। और क्या क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है इसी चैप्टर में, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या दे रखा है इसके अलावा, परिभाषाओं के अलावा इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें दे रखी है। जैसे मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर, किस प्रकार का नेचर है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना है हमें। मानव भूगोल के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब हम थोड़ी सी प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दे रखी है, नेचर के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है जिनका नाम था जीन ब्रून्स। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा नाम, क्या नाम है, जीन ब्रून्स। इन भूगोलवेत्ता ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही थी। इनकी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध, किसका, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, आय का है, आय से है या कीमतों से। ठीक है मित्रों, अर्थशास्त्र का संबंध आय या कीमतों से है। उसी प्रकार से वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे है, वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे होना चाहिए, वनस्पति शास्त्रों का संबंध पेड़ पौधों से होना चाहिए। और हम बात करें आगे भूगर्भ शास्त्र की, भूगर्भ शास्त्र का संबंध किससे होगा, तो चट्टानों से होगा। उसी प्रकार से भूगोल का संबंध किससे, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो भूगोल का संबंध किससे होगा, भूगोल का संबंध है स्थान से, इससे स्थान से। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है कि जीन ब्रून्स के द्वारा ही सबसे पहले कहा गया था कि भूगोल का संबंध है, भूगोल का संबंध या भूगोल का जो केंद्र बिंदु है
वो किसको माना गया? स्थान को। भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जो जिन ब्रुन्स थे उनके द्वारा कहा गया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और क्या क्या चीज़ हो सकती है? ये प्रकृति, नेचर के अंतर्गत इतनी ही चीज़ें दे रखी है कि हमें किस प्रकार का नेचर रहेगा मानव भूगोल का। भाई मानव भूगोल में महत्वपूर्ण चीज़ क्या? सेंटर में क्या होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए स्थान। भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत अगर केंद्र बिंदु में हमें किसी न किसी को रखना है तो स्थान को ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमने बात की थी पहले, वो सारे कहीं ना कहीं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उद्योग, व्यवसाय, जनसंख्या, ये कहीं ना कहीं स्थान से ही संबंधित है। ये स्थान से ही संबंधित है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या चीज़ दे रखी है? अब हमने बात की मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में। मानव भूगोल क्या चीज़ है, उनकी जो परिभाषा थी महत्वपूर्ण, नेचर, प्रकृति के बारे में बात की। अब हम थोड़ी सी और विषय क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि विषय क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत। बस फिर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। विषय क्षेत्र की हम बात करें तो इसी चैप्टर में क्या क्या चीज़ दे रखी है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कि मानव भूगोल के अंदर बस जनसंख्या पढ़ ली, कृषि पढ़ लिया, चैप्टर हो गया कंप्लीट, ये नहीं, ऐसी बात इसमें नहीं है। तो क्या क्या चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में एक और भूगोलवेत्ता थे, उनका भी नाम थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत। उनका नाम है हंटिंगटन। हंटिंगटन क्या कहा था हंटिंगटन द्वारा? हंटिंगटन ने जो मानव भूगोल में ही, इसमें मानव भूगोल के अंदर ही दो वर्गों को विभाजित किया था। कितने? दो वर्गों को। और वो दो वर्ग कौन कौन से थे? पहला वर्ग था भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं, और एक दूसरा पॉइंट और था, भौतिक दशाओं के अलावा मानवीय अनुक्रियाएं, मानवीय अनुक्रिया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है इस भूगोलवेत्ता का नाम। इस भूगोलवेत्ता ने क्या किया था? इस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के अंदर ही, ध्यान रखना भूगोल नहीं, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को दो वर्गों में विभाजित किया। और वो दो वर्ग कौन से थे? भौतिक दशा और मानवीय अनुक्रिया। ठीक है मित्रों, अब हमें और बात करनी है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं से बताया गया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें दे रखी है मानव भूगोल के अंतर्गत? पहला ही जो दो वर्गों में विभाजित किया है, इसके अलावा यानी हम विषय क्षेत्र की बात कर रहे हैं प्रमुख रूप से, तो पहला ही जो दे रखा है विषय क्षेत्र वो है जनसंख्या। आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है, इस चैप्टर में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंदर जो हमारा टॉपिक है विषय क्षेत्र, इसमें लगभग पाँच टॉपिक पाँच बिंदु दे रखे हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मानव से ही संबंधित है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। जैसे मैं पहला ही नाम लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा, जनसंख्या। क्या जनसंख्या का मानव से संबंधित है? बिल्कुल है, निश्चित रूप से मानव से ही संबंधित है। मानव और प्रकृति के मध्य का ही संबंध है जनसंख्या। क्या है इसमें? मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण का प्रारूप, जनसमूह, प्रवास और इसके अलावा अधिवास, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या करता है? इसका विवेचन करता है जनसंख्या का। हम एक सरल भाषा में बात करें, जनसंख्या किसे कहेंगे? तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई निश्चित स्थान होना चाहिए इसके लिए, जनसंख्या के लिए निश्चित स्थान, किसी निश्चित स्थान में और निश्चित अवधि में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या। ध्यान में रखना, क्या कहा मैंने? निश्चित स्थान, किसी निश्चित स्थान में तथा निश्चित अवधि में, समय में
निवास करने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। जैसे निश्चित स्थान, क्या निश्चित स्थान मानते हम भारत को, किसको, भारत को। ये तो हो गया निश्चित स्थान। निश्चित समय, क्या निश्चित समय हो गया 2011। और लोगों की संख्या, क्या लोगों की संख्या हो गई 121 करोड़। आगे मित्रों देखो, जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत ये निश्चित स्थान हो गया, और निश्चित समय हो गया 2011 की जनगणना, और संख्या हो गई टोटल 121 करोड़। इस प्रकार से तो ये हमारा पहला बिंदु था। और दूसरा बिंदु दे रखा है प्रदेश के प्रति प्राकृतिक संसाधन। कौन सा बिंदु दे रखा है, सेकंड जो हम पॉइंट की बात करें इसके अंदर ही सेकंड पॉइंट दे रखा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में दे रखा है। क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत, जैसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसके इस बिंदु के अंतर्गत कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसका कहीं ना कहीं मानव क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, मानव अपना उपभोग कर रहा है। और जैसे क्या हम कह सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंदर खनिज हो गया, जैसे हो गया भूमि हो गया, ये प्राकृतिक संसाधन है, भूमि और जल और खनिज, वन, ये सारे प्राकृतिक संसाधन जिसका मानव कहीं ना कहीं उपभोग करता है। और मानव ने अधिक उपभोग किया, इसी कारण से ही आज और अब हम लोग घर में लॉकडाउन है। कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, हम आज लॉकडाउन में हैं तो क्या कारण है, कहीं ना कहीं यही कारण है। और आपको भी पता होगा कि वर्तमान में आप भी अखबार में और न्यूज़ टीवी में भी देखते होंगे कि जो वायुमंडल में जो प्रदूषण जो है वो धीरे धीरे अब क्या हो गया, कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। जो नदियाँ है जो है वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, पवित्र हो गई है। किस कारण से हो गई है, मानव ने अपना हस्तक्षेप कम कर दिया। पिछले कई दिनों से मानव अपने घरों में रह रहा है, अपने वाहन घरों के अंदर ही रखे हुए हैं, वो उसके माध्यम से जो प्रदूषण होता है वो भी रुक गया है। उससे क्या होगा, भूमि शुद्ध हो गई है, जल शुद्ध हो गया है, खनिज है उनकी भी मात्रा सीमित हो गई है, वन है वो भी सीमित हो गए। जो वन जो जितने कटने चाहिए थे उतने इस बार कटे नहीं है, सघन हो गए, कहने का मतलब ये है। तो प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भी ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा और कौन सा पॉइंट दे रखा है, प्राकृतिक संसाधन के अलावा एक और पॉइंट दे रखा है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, इस बिंदु के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत पृथ्वी पर जो भी दृश्य आपको दिख रहे हैं, मनुष्य की जो क्रियाओं द्वारा जो बने हुए हैं, वे सभी मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल होते हैं। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। सांस्कृतिक तत्व मानव के व पर्यावरण के मध्य के जो अंतर संबंध है उनको प्रकट करते हैं। सांस्कृतिक तत्व जो जीव जंतु हो गए और मानव वातावरण के साथ में जो अनुकूल है तथा जीविका के जो साधन है, परिवहन के जो साधन है, इसके अलावा परिवहन के साधन, जीविका हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंतर्गत आ रही है, सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आ रही है। सांस्कृतिक वातावरण यानी मानव कहाँ निवास करता है, भाई आप लोग यहाँ निवास कर रहे हो तो किस वजह से रह रहे हो, आर्थिक रूप से रह रहे हो कि कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, यहाँ की भूमि है वो समतल है, और क्या चीज़ हो सकती है, और धार्मिक स्थल भी हो सकते हैं। जैसे आपको भी पता होगा, मैंने पूर्व की कक्षा में बताया था कि जैसलमेर में पोखरण क्षेत्र है और उसके आसपास वाला जो क्षेत्र रामदेवरा, वो पहले इतना विकसित नहीं था, उतनी कोई सुविधाएं सुख सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में आप जा कर के देखो वहाँ पर कितनी ज़बरदस्त भीड़ रहती है। जो अजमेर में दरगाह है उसके पहले वहाँ जब दरगाह नहीं थी वहाँ पे आसपास में कोई भीड़ नहीं, सारा जंगल ही जंगल था। लेकिन आज की तारीख में आप वहाँ पे देखोगे तो क्या क्या हो गया है, वहाँ पे भी आजकल भीड़ भाड़ हो गई है, वहाँ पे भी लोग रहने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आती है। फिर चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके अंतर्गत, चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है कालिक अनुक्रम। क्या दे रखा है, कालिक अनुक्रम भी कह सकते हैं या कालक्रम भी कह सकते हैं हम। आपकी किताब में
जहाँ तक मुझे पता है कि उसके अंतर्गत दे रखा है कालिक अनुक्रम दे रखा है, लेकिन हम इसे सरल भाषा में कहें तो क्या कह सकते, इसको कह सकते काल क्रम, और क्या कह सकते सरल भाषा में, और कह सकते हैं सबसे सरल भाषा होगी समय। सबसे सरल हो गया समय। समय यानी मानव, जो मानव है वो क्या कर रहा है, किसी निश्चित स्थान पर नहीं निवास करता, ये आपको भी मानना पड़ेगा। मानव जब भी आर्थिक लाभ आज यहाँ है तो यहाँ रहेगा, कुछ समय बाद कहीं दूसरी जगह मिलेगा तो वहाँ रहेगा। आपने इस वायरस में भी आपने देखा होगा बहुत से लोग बेचारे पैदल चल करके आ रहे हैं। क्या कारण है? वो कहीं ना कहीं वही कारण है कि वहाँ पर आर्थिक लाभ के लिए वहाँ गए थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, या कह सकते हैं हम इस बीमारी के चक्कर में, डर के चक्कर में वो लोग क्या कर रहे हैं, अब पलायन कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो उनका कालक्रम यानी कुछ समय या कुछ दिन पहले वो किसी दूसरे स्थान पे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं तो वो किसी दूसरे स्थान पे, तो वो निश्चित समय में एक जगह पर टिकता नहीं है मानव। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सांस्कृतिक विकास हो गया, सांस्कृतिक कारण से भी मानव एक जगह से दूसरे स्थान पर आता रहता है। तो ये कालक्रम के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मानव निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास नहीं करता, वो अपना स्थान समय समय पर बदलता रहता है। फिर इसका आखिरी जो पॉइंट है विषय क्षेत्र के अंतर्गत, वो कौन सा है? 5वां बिंदु जो दे रखा है वो है नियोजन। क्या दे रखा है? नियोजन व प्रादेशिक संगठन। ये 5वां और इस चैप्टर का आखिरी बिंदु है। इसमें कहा गया है कि नियोजन, मानव जब एक स्थान से दूसरी जगह जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान बनाएगा। नियोजन यानी प्लानिंग करना, नियोजन योजनाएं बनाना, पूर्व के लिए, पहले के लिए बनाना, योजनाएं बनाना। तो भूगोलवेत्ताओं को केवल इतना ही नहीं मालूम होता कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं जो है वो किस प्रकार से वितरित करती है। हमें ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमें कुछ विशेष समय पे या विशेष ढंग से हम एक स्थान से दूसरी जगह पे जाते हैं। कोई ना कोई निजी स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ कहो, कुछ भी हो सकता है। हम एक स्थान से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो कोई ना कोई वो कहाँ कारण होगा, ठीक है। हम इस जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उससे पहले हम ना कुछ अपने दिमाग में योजनाएं बनाई होगी। तो बस उसी के बारे में ये 5वां पॉइंट दे रखा है। 5वां पॉइंट में जो अंतिम बिंदु दे रखा था वो यही है कि हम एक स्थान से दूसरी जगह पे प्रवास कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें दे रखी है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत जो हमने बात की थी, मानव भूगोल के बारे में हमने चर्चा की। भूगोल विषय क्या है, भूगोल जो शब्द है वो किसने दिया था? इरेटोस्थनीज महोदय द्वारा दिया गया था। फिर इसके अलावा जो भूगोल शब्द है उसका मतलब क्या निकलता, अर्थ क्या निकलता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर भूगोल की ये हमने कक्षा 11वीं में पढ़ रखा था कि भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसके बारे में हमने पूर्व की कक्षा में चर्चा की थी। वर्तमान समय में कक्षा 12वीं में आपकी जो भूगोल नामक पुस्तक है वो संपूर्ण रूप से मानव को केंद्र में रख के की गई है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है? कृषि, पशुपालन, उद्योग, जनसंख्या, व्यवसाय आदि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें ध्यान में रखनी है। परिभाषाएं में आपको किसकी याद रखनी है? तो परिभाषा के अंतर्गत आपको एक फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा याद रखनी है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और लगभग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर है वो पहले चैप्टर में से परिभाषाओं पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि ये परिभाषाएं मानव भूगोल के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करती है। क्या परिभाषा दे रखी है फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा? आधुनिक मानव भूगोल का जो जन्मदाता है, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता माना गया है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा परिभाषा ये है, परिभाषा दे रखी थी, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन करता है। फिर इन्हीं के एक शिष्य दे रखे थे जो अमेरिका के थे, एल चर्चिल सैम्पल। उन्होंने क्या दे रखा था? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी प्रकृति के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। फिर ये तो हो गया मानव भूगोल की परिभाषा।
फिर मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर के अंदर क्या 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 ध्यान में रखना है, तो नेचर में एक जिन ब्रुन्स नामक जो भूगोलवेत्ता है उनके बारे में दे रखा था। तो उन्होंने बताया था कि भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, स्थान है। वो आप यहाँ से देख सकते हो, उदाहरण भी दे रखे, भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है वो यहाँ पे दे रखे। फिर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, तो हंटिंगटन ने सबसे पहले भूगोल को क्या किया, मानव भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया। 2 वर्ग कौन कौन से थे, भौतिक दशाएं, मानवीय अनुक्रिया। फिर 5 प्रमुख भाग दे रखे थे, और वो भाग कौन कौन से थे, 5 जो भाग दे रखे, जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, फिर है नियोजन व प्रादेशिक संगठन, यानी योजना बना करके कार्य करना, योजनाओं के आधार पर ही प्रवास करना, योजना के आधार पर ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। और भी है, जैसे इसी चैप्टर में एक थोड़ा सा मैं और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, फिर इस बिंदु को कंप्लीट करने के बाद में अपने इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। एक बिंदु इसमें और दे रखा था अपने इस चैप्टर में ही कि मानव भूगोल का विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। हमें ये भी सोचना पड़ेगा, हमने इतनी चर्चा कर ली कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की होगी, विषय क्षेत्र क्या है, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि मानव भूगोल का विकास आखिर में कैसे हुआ, तो मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ। तो मानव भूगोल का विकास भी 3 क्रम के अनुसार हुआ है, 3 कालक्रम है। कौन कौन सा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। भाई देखो, वर्तमान समय मेरा, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि भूगोल में जितना हो सके मैं मेरा विकास करूँ। आने वाले समय में आप लोग विकास करोगे इस विषय में, फिर उसके बाद में आने वाली आगे की पीढ़ियाँ। उसी प्रकार से दे रखा है कि मानव भूगोल में प्राचीन काल में जो भी भूगोलवेत्ता थे, एक नाम तो मैंने यहाँ पे ही आपके लिख के दे दिया, इरेटोस्थेनीज महोदय। इन्होंने भी अपना योगदान अपना इसमें महत्वपूर्ण रूप से निभाया है भूगोल के अंतर्गत। इसमें प्राचीन भूगोलवेत्ता के अंदर इरेटोस्थेनीज हो गया, थेल्स हो गए, हेरोडोटस हो गए, और इसके अलावा हिकेटियस हो गए। बहुत सारे भूगोलवेत्ता है जो प्राचीन भूगोलवेत्ता है, उन्होंने समय समय पर अपना योगदान दिया। फिर उसके बाद में मध्यकाल आया। मध्यकाल आपको ध्यान में रखना है, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ है। मानव भूगोल का विकास 3 काल क्रमानुसार है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल में इरेटोस्थेनीज महोदय थे। इरेटोस्थेनीज महोदय, थेल्स, ये सारे भूगोलवेत्ताओं के नाम हैं। आपको हो सकता है पहली बार पढ़ने में लग रहा हो कि ये किस प्रकार के नाम है, लेकिन आपको ध्यान में रखना ये सारे भूगोलवेत्ता है। हेरोडोटस हो गया, हेरोडोटस हो गए, फिर स्ट्रैबो हो गए, ये सारे प्राचीन भूगोलवेत्ता थे। इन लोगों ने अपने अपने समय में भूगोल के अंतर्गत विकास किया। किस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले भूगोल, जियोग्राफी शब्द दिया था, इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। थेल्स भी महान कवि थे। इन्होंने भी चारों दिशा से आने वाली जो हवाएं होती है उनके बारे में चर्चा की थी। 4 दिशा से जो हवा आ रही है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इनके अलग अलग इन्होंने नाम दिए थे अपने जब यूनान के समय में थे उस टाइम से। उत्तर से आने वाली हवाओं को ईरोस कहा था, दक्षिण से आने वाली को बोरस, पूर्व से आने वाली को नोट्स और पश्चिम से आने वाली हवा को भी कुछ नाम दिया था। इस प्रकार से चारों दिशाओं से आने वाली हवाओं के भी नाम दिए थे। हेरोडोटस हो गए। हेरोडोटस को तो माना जाता है कि इतिहास का भूगोलवेत्ता है। इतिहास, ज्योग्राफी इज हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज ज्योग्राफी, इन्होंने तो ये माना है भूगोल को। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भूगोल का अध्ययन हेरोडोटस महोदय ने किया था। और स्ट्रैबो का सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि इन्होंने मानचित्र बनाया था।
मानचित्र बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर टॉलमी भी थे, टॉलमी जो सबसे महत्वपूर्ण आएंगे इसमें। टॉलमी का क्या योगदान है? टॉलमी ने जिस प्रकार से आप लोग ग्लोब में मानचित्र में देखते हो कि 360 डिग्री वाला मानचित्र बनता है, लेकिन इन्होंने अपने समय में मानचित्र जो बनाया था वो 180 डिग्री का मानचित्र बनाया था। ठीक है ना। अब मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मध्यकाल में आगे काम आएगा आपके। कैसे? टॉलमी ने जो मानचित्र बनाया था वो कितने डिग्री का था? 180 डिग्री का। और इसमें जो आज का जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उसका मानचित्र में कहीं भाग नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे किसी को पता भी नहीं था कि इस जगह पे कोई देश भी है। और भारत के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं होती थी कि भारत भी है, इस जगह पे है, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, खनिज वगैरह सारी चीज़ें, तो उनकी खोज वगैरह के लिए भी मानचित्र इस प्रकार के बनाए गए थे। मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल में संपूर्ण खोज का काम हुआ। खोज कह सकते हो, या फिर आप और इसको एक और सरल भाषा में यार एक और महत्वपूर्ण जो शब्द कह सकते हैं अपने मध्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई, तो हम कह सकते हैं अन्वेषण हुए। खोज को ही हम कह सकते हैं अन्वेषण। अन्वेषणों का युग कहा जाता है, अन्वेषणों का युग। क्यों? क्योंकि ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, 1491 में नई दुनिया की खोज हुई। इसकी नई दुनिया की। और 1498 में भारत की खोज हुई। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नई दुनिया क्या है? नई दुनिया जो वर्तमान का अमेरिका है वही है नई दुनिया। 1491 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने ठान लिया कि मैं तो भारत की खोज करूंगा सबसे पहले, और उसने इसी मैप का सहारा लिया था। टॉलमी के द्वारा जो बनाया गया मानचित्र था, उसी मैप का सहारा लेकर के वो भारत की खोज करने निकल गया। और ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो कहाँ का था? वो था पुर्तगाल का। पुर्तगाल है यूरोप में। पुर्तगाल यूरोप में। पुर्तगाल से आगे की तरफ देखें तो टोटल अटलांटिक महासागर है, ऐसा आकृति में। लोगों को लगता था कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा होगा, इसीलिए इसको हिंदी में नाम दिया था अंध महासागर। इसके आगे कुछ नहीं है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये सोचा कि मैं भारत की खोज करने के लिए पूर्व से न जाकर के पश्चिम की तरफ से जाऊंगा, पश्चिम से घूम करके जाऊंगा। तो उसने ये सोच करके पश्चिम से घूम के जाने के चक्कर में क्या हो गया, वो पहुंच गया जो छोटे छोटे टापू थे जो वर्तमान में वेस्ट इंडीज़ हम कहते हैं, वहाँ पर पहुंचा। वहाँ जाने के बाद में देखा कि लोग हाँ यही भारतीय हो सकते हैं। फिर यहाँ से कुछ चीज़ें लेकर के वो अपने देश में दोबारा गया और वहाँ पे कुछ सबूत के रूप में दिए कि हाँ मैंने भारत की खोज की है, और वहाँ पे बताया कि ये देखो मैं भारत गया था और वहाँ से ये चीज़ें लेकर के आया। लेकिन बाद में पता चला कि वो भारत की नहीं, किसी दूसरी दुनिया की खोज करके आया, जिसको बाद में सन 1600 में अमेरिको वेस्पुक्की नामक एक जो व्यक्ति थे वो वहाँ पर इस जो भूमि है यहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा योगदान था, तो उन्हीं के नाम से फिर आगे इसका नाम रख दिया अमेरिका। तो ये घटना थी 1491 की। फिर 1498 में वास्को डी गामा ने क्या सोचा कि अब मैं भारत की खोज करूंगा। तो भारत की खोज करने के लिए वो भी पुर्तगाल के थे, तो उन्होंने क्या किया, वो यूरोप से निकल करके अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप, केपटाउन जो जिसको हम कहते हैं, केपटाउन जो लास्ट दक्षिण अफ्रीका में है, कैप ऑफ गुड होप से होकर के मेडागास्कर से होते हुए फिर भारत के केरल के कालीकट तट पर पहुँचे। फिर वहाँ से सूखे मसाले जैसे इलायची हो गए, काली मिर्च, लौंग वगैरह, ये सारी चीज़ें लेकर के वहाँ पे गए। तब लास्ट में पता चला कि हाँ भारत की खोज सबसे पहले किसने की? वास्को डी गामा ने। यानी भारत तो पहले से था। आप लोगों को लग सकता है कि इससे पहले भारत था ही नहीं, भारत की खोज तो 1498 में हुई है। ऐसी बात नहीं है। विश्व पटल पर यानी मानचित्र के अंतर्गत हम किस प्रकार से पता लगाए कि भारत कब बना था, तो वो 1498 से पता चला कि हाँ भारत को हम महासागर के माध्यम से भी जाके देख सकते हैं, वरना इससे पहले भी तो बहुत सारे युद्ध हुए थे। वो युद्ध कहाँ से होते थे? यूनानी भी बहुत सारे थे। अलेक्जेंडर ने युद्ध कहाँ से किया था? वो भी यूनान ग्रीस का था। अलेक्जेंडर ने युद्ध अफगानिस्तान होते हुए फिर ऊपर से आया था, वो स्थलीय भाग से, कहने का मतलब है। लेकिन वास्को डी गामा जो था उसने कहाँ से किया था? दक्षिण से, महासागर के क्षेत्रों से किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राचीन काल में क्या हुआ, मध्यकाल में क्या हुआ, फिर आधुनिक काल में
आधुनिक काल में अभी हमने 2-3 भूगोलवेत्ताओं के बारे में चर्चा की थी कि आधुनिक काल में कौन कौन से थे। सबसे पहला नाम मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल के जो भूगोलवेत्ता है, मानव भूगोल के जन्मदाता किसे माना गया था? फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोलवेत्ता। तो रेटजेल हो गया, फिर हम्बोल्ट हो गए, फिर हम्बोल्ट के बाद में इन्हीं के जो शिष्य है एलन चर्चिल सैंपल हो गए, इनका योगदान है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, तो आपको ये चीज़ें सारी ध्यान में रखनी है। तो आपके मानव भूगोल का जो चैप्टर है पहला, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में, हमने संपूर्ण रूप से इस चैप्टर के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इस चैप्टर को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके इस वीडियो को देखना है और इस चैप्टर को समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ दे रखी है। मैं इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण जो पेज है जो अपनी किताब में दे रखे उनके मैं फ़ोटो आपको भेज दूँगा, तो उन फ़ोटो को भी एक बार देख लेना। और जो ये वीडियो चल रहा है उसको एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके इस वीडियो को देख लेना। और जो ये फ़ोटो भी मैं आपको भेजूँगा, ये नोट्स के रूप में मैंने बना दिया है, हालांकि आपको थोड़ा अच्छी तरीके से बनाना है। मैंने तो जैसे जैसे आपको समझाने के लिए अभी तो बनाया है, तो आपको जितना हो सके व्यवस्थित तरीके से नोट्स अपनी कॉपी बना ले भूगोल की अलग से, और उसमें नोट्स बना लें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, किताब मिलेगी नहीं, कॉपी मिलेगी नहीं, क्या करें? कोई बात नहीं, अभी आप लोग केवल इस चैप्टर को समझिए, ठीक है? अभी आप इस चैप्टर को समझो, मेरे द्वारा जो फ़ोटो भेजा जाएगा उस फ़ोटो को देखो 2 बार 3 बार, जैसे जब फ्री बैठो उस फ़ोटो को देखा करो। और ये वीडियो जो है उसको 2 बार 3 बार देखो, तो आपके होगा क्या इससे, जब आपके नया सेशन स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपके ऊपर कभी प्रेशर नहीं आएगा कि हाँ हमने ये चीज़ तो पढ़ी नहीं थी, पहली बार पढ़ रहे, ठीक है? तो आपको इसी प्रकार से आगे ध्यान में रखना है। और आगे हम और अगले चैप्टर के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लॉकडाउन चल रहा है, जितना हो सके अपना घर में ही समय निकालिए अपने परिवार के साथ में, और बाहर जाने के बजाय अगर अपने आप भीतर चले जाओगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। बाहर ना जा कर के हमें भीतर जाना है, अपने अंदर जाना है, अपने आप को जानो कि इस बार हमें क्या करना है, हमने क्या गंवाया और क्या पाया, इस लॉकडाउन के अंदर हमने क्या क्या खोया है और क्या क्या पाया है, इसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए, ठीक है? और मिलते हैं अब अगले जो नया आपको मैं वीडियो बनाऊंगा नए चैप्टर के ऊपर, फिर और भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।